हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 34। ओके। आर्टिकल 34 कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। यानी कि अगर भारत के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगाई गई है तो वहाँ पे पार्ट 3 द्वारा यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स गिवन है उन पे रिस्ट्रिक्शंस उन पे रिस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है। तो अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ओके। आर्टिकल 34 की लैंग्वेज देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ। ओके। तो डिस्पाइट ऑफ एनी थिंग, फॉरगोइंग का मतलब होता है मेंशनड। ओके। तो ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग यानी डिस्पाइट ऑफ एनी थिंग फॉर गोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि इस पार्ट यानी पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस या राइट मेंशनड हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि डिस्पाइट ऑफ एनी थिंग मेंशनड इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 में जो कुछ भी मेंशन है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट थिंग, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडिम्निफाई any person in the service of union or state or any other person in respect of any act done by him in connection with maintenance or restoration of any order in an area within the territory of India where martial law is in force। इसका मतलब है पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनिफाई, यानी पार्लियामेंट लॉ के तहत या कानून के तहत या कानून बनाकर। इंडेमनिफाई का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। ओके। Parliament may compensate the action of someone or can take the legal responsibility for action of any person। ठीक है। जो कि यूनियन या स्टेट सर्विस में है। ठीक है। या कोई भी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति जो पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर और मेंटेन करने में, ठीक है, जो भी उसने एक्ट डन किया है उस एरिया में जहां मार्शल लॉ इम्पोज्ड है। यानी अगर भारत के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगा है तो उस मार्शल लॉ के दौरान यूनियन स्टेट का जो भी सर्विस पर्सनल है, ठीक है, यानी मिलिट्री स्टेट के जो भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, ठीक है, या जो भी आपके मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर और मेंटेन करने में जो भी एक्शंस या एक्ट करता है उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट लेगी। यानी उसकी लीगल जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं होगी। ओके। उसकी लीगल जिम्मेदारी पार्लियामेंट लेगी उसके बिहाफ पे। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट कहता है कि और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड और पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है। पार्लियामेंट कानून बना के जो भी मार्शल लॉ के दौरान सेंटेंस, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई गई है तो उस सज़ा का जो फैक्ट चेकिंग है या उसको वैलिडेट करना वो पार्लियामेंट करेगी। पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड यानी किसी को जो भी सज़ा दी गई है, ठीक है, किसी को डिटेन किया गया है या किसी को गोली मार दी गई है, ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को मतलब वैलिडेट करना यानी उनकी फैक्ट चेकिंग करना, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना या उनको लेकर जो कुछ भी प्रोविजंस बनाने हैं वो पार्लियामेंट बनाएगी। फॉर फ्यूचर ऑर्डर्ड और एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया, यानी कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त करना, यानी अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पे लोगों के जो भी प्रॉपर्टी जब्त किए गए हैं, लाइक उनके सेल फोन, लैपटॉप या उनका जो कुछ भी एसेट फॉर फ्यूचर हुआ है या उनको जो भी सज़ा मिली है या जो उनको सेंटेंस यानी कन्विक्शन दी गई है, इन सारे चीज़ों की फैक्ट चेकिंग, ठीक है, और इनकी एक्यूरेसी को डिटरमिन करना, ओके, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनसे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उसको बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 34 का मोटा मोटा मतलब यह है कि अगर भारत के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ जो भी यूनियन स्टेट के जो भी पर्सनल्स हैं, आर्म्ड फोर्स या जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन या रीस्टोर करने के लिए जो कुछ भी एक्शन या एक्ट करते हैं उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट लेगी। और मार्शल लॉ के दरमियान जो भी फॉर फ्यूचर हुआ है, जो भी लोगों को पनिशमेंट दी गई है, सेंटेंस पास हुआ है, उसकी फैक्ट चेकिंग, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो कानून बनाएगी या जो कानून होगा वो पार्लियामेंट तय करेगी। ठीक है।
यहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट, ठीक है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट होते हैं या उस एरिया में जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। उस एरिया की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, उस एरिया के ऑर्डिनरी कोर्ट, उस एरिया की जो भी लेजिस्लेचर है, ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो जिस एरिया में मार्शल लॉ लगता है वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं पार्लियामेंट से, ओके। यानी पार्लियामेंट जो भी प्रोविजंस या ऑर्डर्स बनाती है उनके लिए, वो उसके आधार पे ही काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन्होंने जो भी एक्शन से एक्ट किए हैं उनकी जिम्मेदारी डायरेक्टली पार्लियामेंट लेती है, ठीक है। यानी उस व्यक्ति पे एक बार वो मार्शल लॉ यानी अगर वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर रीस्टोर हो गया तो उस व्यक्ति को किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं की जा सकती है, ओके। अगर उसने किसी को गोली मार दी या किसी को डिटेन किया, बिकॉज वो सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट ले लेती है उस व्यक्ति के बिहाफ पे। तो अब आप देखिए कि मार्शल लॉ अगर आर्टिकल 34 के लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो मिलिट्री पर्सनल्स पे या सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करती है, अपार्ट फ्रॉम कि वो पार्लियामेंट के प्रोविजन के हिसाब से काम करेंगे। तो एक तरह से जो भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं जहां मार्शल लॉ लगी है वहां पे कोई भी एक्शन करने के लिए वो फ्री हैं, ओके। पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए उन्हें जो करना पड़े वो कर सकते हैं। तो एक तरह का बहुत आर्बिट्ररी या बहुत ह्यूज पावर दे देता है आर्टिकल 34 मिलिट्री पर्सनल्स को। और इसी वजह से इंडिया में आज तक कहीं भी, इंडिया के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ नहीं लगा, जस्ट बिकॉज कि मार्शल लॉ आर्बिट्ररी ह्यूज पावर प्रोवाइड करता है मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस को। इवन आप देख लें, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जब नागालैंड में, ओके, इंसर्जेंसी बढ़ा, ठीक है, या जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट नागालैंड में बढ़ने लगे तो नॉर्थ ईस्ट में यानी नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के अलग हिस्सों में जब आर्म फोर्सेस डिप्लॉय की गई तो उनको अपसपा जो उनको स्पेशल पावर दिए गए हैं वो अपसपा एक्ट के तहत, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो भी मार्शल लॉ नहीं था। यानी आर्म फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दिए गए, लेकिन आर्म्ड फोर्स के जो भी पर्सनल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में यानी नागालैंड और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में जो भी एक्शंस करते उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की होती है जिसने वो ऑर्डर पास किया, जिसने वो एक्ट किया है, ठीक है। तो इवन दैट अपसपा एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड कर दिया गया जम्मू कश्मीर रीजन में भी, जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म और इंसर्जेंसी बहुत बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि आज तक मार्शल लॉ नहीं लगाई गई, ओके। और नोबडी नोस कि मार्शल लॉ लगाने की कौन सी स्थिति होगी, ओके, बिकॉज इवन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर किसी एरिया के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करती है, ओके। अगर आर्म्ड फोर्सेस उस एरिया को मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मैनेज कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिए जाते हैं थ्रू अपसपा एक्ट, और उससे भी पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर हो जाती है। यूजुअली रिस्टोर हो गई है इंडिया में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, किसी भी तरह का टेररिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने टैकल किया है थ्रू इट्स आर्म फोर्सेस बाय प्रोवाइडिंग देम स्पेशल पावर। तो मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आर्टिकल 34 में ये भी नहीं मेंशन्ड है कि किन केसेस में मार्शल लॉ लगाई जा सकती है, तो ये पार्लियामेंट के भरोसे है, यानी पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो किन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगा सकती है। अब मैं कुछ सिचुएशंस, जो पॉसिबल सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट मार्शल लॉ इम्पोज कर सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि अगर इंडिया के इंटीग्रिटी को थ्रेट हो, यानी कि इंडिया, अगर मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट इतना बढ़ जाता है या वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स या वहाँ अपराइजिंग इतना बढ़ जाती है कि वो हिस्सा भारत से अलग होना चाहता है, ठीक है। अगर कोई हिस्सा भारत से अलग होना चाहता है और उस पूरे मोमेंट को, उस वायलेंस को, ठीक है, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं टैकल कर पा रही है तो आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय किए जाएंगे। अगर वो भी नहीं टैकल कर पाएंगे तो उनको स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे, ठीक है।
अगर अफस्पा एक्ट के तहत भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी, देन मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड इन दैट एरिया। क्योंकि आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत की जो अखंडता है वो तोड़ी नहीं जा सकती, यानी भारत का कोई भी पार्ट उससे सीड अवे, उससे अलग नहीं हो सकता। दूसरा जो एक्सट्रीम केस हो सकता है वो हो सकता है कि इंडिया के इंटरनल सॉवरेनिटी को अगर एक्सट्रीम थ्रेट हो, मान लीजिए कुछ एंटी सोशल ग्रुप्स स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का या स्टेट के किसी कंपोनेंट का घेराव कर लेते हैं और उस स्टेट को फोर्स करते हैं कि उस एंटी सोशल एलिमेंट के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन या वो स्टेट कंपोनेंट फंक्शन करे, और इस ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी या वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी को अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है, आर्मी भी उन एंटी सोशल ग्रुप्स को टैकल नहीं कर पाती है, ठीक है, अफस्पा एक्ट भी फेल्योर साबित होता है, देन मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड, बिकॉज लास्ट रिजॉर्ट वहीं बचता है। अगर इंडिया के की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को थ्रेट है, अगर इंडिया किसी के साथ वॉर में इंगेज है, ठीक है, या कोई कंट्री इंडिया के सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का प्रयास करता है, यानी कि इंडिया पे किसी भी तरह का एग्रेशन डिक्लेयर करता है, और उस वक्त इंडिया मार्शल लॉ इम्पोज कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रसिया ने यूक्रेन पे इन्वेज़न किया, तो यूक्रेन में अभी मार्शल लॉ इम्पोज्ड है, ओके। सो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियो हैं अगर इंडिया की इंटीग्रिटी ब्रीच होती है या सॉवरेनिटी ब्रीच होती है, और अगर उसको प्रोटेक्ट करने का लास्ट रिजॉर्ट है कि मिलिट्री को मैक्सिमम पावर दे दो, एक्सेस पावर दे दो कि किसी भी तरह से सिचुएशन को रीस्टोर करना है, देन मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड। अब एक पॉसिबल केस और हो सकता है, आप लोगों ने शायद, मतलब आप में से जो लोगों ने मूवी देखी हो, आई थिंक 2021 की मूवी है पर्ज फॉर एवर, ओके। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ये दिखाया है कि यूएस में, मतलब ये एक फिक्सन है, ओके, यूएस में एक जो उनके लॉ मेकर्स हैं वो एक ऐसा लॉ पास करते हैं कि साल में एक रात के लिए जो भी अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो फ्री हैं पर्ज करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो सड़कों पे निकल के वायलेंस कर सकते हैं, खून खराबा जो करना चाहें कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर जितनी भी वायलेंस की जो टेंडेंसी, जो भड़ास है वो शांत हो सके। लेकिन उस फिल्म में ये दिखाया है कि वो वन नाइट पर्ज था, वो रात भर पर्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ऐसे कुछ एंटी सोशल ग्रुप्स खड़ा होते हैं जो डे में भी पर्ज स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अब ये फॉर एवर पर्ज है, और वो कहते हैं अब हम तब तक वायलेंस पर्ज करेंगे, लोगों को मारेंगे जब तक से हम अमेरिका को प्यूरिफाई ना कर दें। अब उनके प्यूरिफाई करने का क्या मतलब था, अब किसी को भी मार रहे हो तो ना कुछ पता है कि ये सिटीजन है कि नॉन सिटीजन है यूएस का, या उसने क्या क्राइम किया क्या नहीं किया। अगर एक भाव लोगों को मारना और एक एब्सोल्यूट वायलेंस पे लोग चले जाएं तो वहाँ किस तरह की प्यूरिफिकेशन होती है, आई डोंट नो, इनफैक्ट नो बडी कैन नो। तो जो भी है, मैंने एक फिल्म का एग्जांपल दिया। तो अगर किसी कंट्री में फॉर एवर पर जैसी सिचुएशन बिल्डअप हो जाती है कि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो कुछ ऐसे एंटी सोशल ग्रुप में कुछ ऐसे एंटी सोशल ग्रुप्स का फॉर्म ले लेते हैं कि बस अब वो एकदम वायलेंस किए जा रहे हैं, और कंट्री में मैक्सिमम लोग मोटिवेट हो गए हैं उस वायलेंस के लिए, पूरा स्टेट ही खतरे में है, हर एक जन खतरे में है, स्टेट का हर एक कंपोनेंट खतरे में है। उस स्थिति में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्शल लॉ लगाने के अलावा। सो इंडिया भी उस केस में मार्शल लॉ लगा सकती है, पर इंडिया में ऐसी सिचुएशन बनेगी ये बहुत हाइपोथेटिकल है। जो मार्शल लॉ है, मैंने उनके पॉसिबल सिचुएशंस बताएं, या मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर होती है किसी एरिया में, और वहाँ पे जो डिसरप्शन है पब्लिक ऑर्डर का वो इतना ख़राब हो गया है कि वहाँ पे मैनेजमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं स्थिति को, तो भी मार्शल लॉ इम्पोज हो सकती है। ये पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि इन पॉसिबल सिचुएशंस में मार्शल लॉ इम्पोज हो सकती है। अभी तक तो इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगाई गई। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता हूँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत देन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने
आर्टिकल 20 दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन, और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनको इनएलिएनेबल राइट्स बना दिया था। यानी कि इन राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं की जा सकती। तो इन दोनों आर्टिकल्स को भी आर्टिकल 34 में प्रोटेक्शन नहीं गिवन है, बिकॉज आर्टिकल 34 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और ये भी मेंशन नहीं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे। तो पार्लियामेंट सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकती है, ओके। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन एन एरिया जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज्ड है। तो मार्शल लॉ एक तरह का रिलेशनशिप होगा, अगर इम्पोज होगा तो पार्लियामेंट और मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। और ये किस तरह का मतलब रिलेशनशिप होगा दैट कैन नॉट बी डिटर्मिन, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इनफैक्ट कोई नहीं कह सकता। सो होप्स हो कि इंडिया में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, और अगर आएगी तो इंडिया विल फॉर द फर्स्ट टाइम विटनेस कि मार्शल लॉ कैसा होगा, और उस टाइम पे कैसी परिस्थितियां बनेंगी, मिलिट्री कैसे फंक्शन करेगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 34। थैंक यू सो मच।